बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे उन कुदरती वसाइल की जिनके ऊपर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है। भारत ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, बल्कि मकबूजा कश्मीर की ज़मीन के साथ साथ जो उसके अंदर और बाहर रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन पर भी कब्ज़ा किया है। बागात पे कब्ज़ा है, मादनियात पे कब्ज़ा है और तिजारत पे कब्ज़ा है, मईशत पे कब्ज़ा है, नीज़ ये कि कश्मीरियों की सांस लेने पर भी वो कब्ज़ा किए हुए हैं। लिथियम की एक बड़ी दरियाफ्त हुई है मकबूजा कश्मीर में 5.9 टन, जो बहुत बड़ी मिकदार बताई जाती है। भारत जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता था और अपने फॉरेन एक्सचेंज की एक खतीर रकम इसके ऊपर खर्च करता था, अब उसे लिथियम मकबूजा कश्मीर से अवेलेबल होगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया के कवानीन, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस इंडिया को अलाउ करते हैं कि वो मकबूजा इलाके के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे? इस पर हम बात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम का मौजू होगा जनाब हमारा, वो होगा उस डीलिमिटेशन कमीशन का जो भारतीय हिंदुत्व हुकूमत ने कायम किया मकबूजा कश्मीर में। आइन के मुताबिक पूरे भारत के अंदर 2026 तक कोई डीलिमिटेशन कमीशन कायम नहीं हो सकता, लेकिन आइन को बालाए ताक, खुद हिंदुस्तानी आइन को बालाए ताक रखते हुए, उसकी वायलेशंस करते हुए जनाब ये डिलिमिटेशन मकबूजा कश्मीर में कायम किया गया। मकबूजा कश्मीर में ये कायम करने का मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जो उनकी आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने आज तक आर्टिकल 370 और 35A के केस को नहीं सुना, लेकिन इस केस को बहुत जल्दी सुन लिया क्योंकि इसे वो सुनना नहीं चाहते थे। जो दरख्वास्त दायर की गई थी डीलिमिटेशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसका फैसला भी आ गया है और उस फैसले में ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त काबिल समात है ही नहीं, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। तो जहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो इस सियासतदान जो होते हैं उनकी थोड़ी बर्दाश्त का मामला ज़्यादा होता है, लेकिन हमें बहुत दुख होता है देखकर उन अफसरान को, उन इस मुल्क के सनतकारों को, उन लोगों को जो इस मुल्क की खिदमत करते रहे, जो इस मुल्क को टैक्स देते हैं, आज वो साल हर साल इन नैब की अदालतों में बैठे होते हैं। ये वो मामलात हैं। अगर नैब के पास कुछ है तो केस चलाएं और मामले को ख़त्म करें, डे टू डे हियरिंग करें, मामले को ख़त्म करें। जब अभी ये बात होती है जी फलाने को गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं उसमें भी कहता हूँ कि गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने केस बनाया है, तफ्तीश मुकम्मल है, चालान पेश करें और केस को चलाएं ताकि अवाम के सामने हक़ाइक़ आ जाएँ। हम पहले जो मेरे ऊपर नैब का केस था, मैं और ख्वाजा साहब 9 साल अदालतों में पेश होते रहे, कोई और नहीं आता था। आज 4 साल हो गए अदालतों में पेश होते हैं, लेकिन इसके असरात जो मुल्क के मामलात पर होते हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो किसी के ज़ात पर या ख़ानदान में जो मामलात होते हैं किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये जस्टिस जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब नैब के हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं आएंगे तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। जनाब, ये नैब का करैक्टर तब्दीली हुआ, वही 1 साल पुराना करैक्टर है, ये अभी भी चल रहा मामला इसी तरह? देखिए, करैक्टर की बात नहीं है। एक इदारा जिसकी बुनियाद ही ख़राब है, आप वहाँ फरिश्तों को बिठा दें, वो काम गलत ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इन मामलात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्की हालात ऐसे क्यों हैं। हुकूमती अहलकार इख्तियारात के इस्तेमाल से घबराते हैं, जबकि तमाम मामलात वाज़े तौर पर सबके सामने होने चाहिए। इन मामलात को समझने की ज़रूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कबूल किए मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, मेरे कोई मामलात मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, मेरी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था, 31 साल तक बगैर ओहदे के था। मुझे 2019 में अपोजिशन में ये जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, मैंने निभाई है।
लेकिन जब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आती है तो फिर ये सबसे बेहतर फैसला यही होता है कि जो भी नई लीडरशिप आए उसको मौका दिया जाए कि वो काम कर सके। तो मेरा भी यही फैसला है। मैं जमात के साथ हूँ, जो मशावरत, जो मदद, जो जिम्मेदारी वो जमात सौंपेगी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा शाह साहब, आप जब मीडिया से बात करते हैं आप एहसास दिलाते हैं मुल्की हालात का, क्या उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने आपको मौका दिया कि अगर आप हुकूमत बना सकते हो तो बना लें, आपने हुकूमत बना ली, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते होगा? स्मगलिंग वैसे की वैसे डॉलर बाहर रोज की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर बाहर जा रहे हैं, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल हो रहा है, हर चीज स्मगल हो जा रही है, वो क्यों नहीं रोकते? देखिए, ये किसी ने मौका देने वाली बात नहीं होती। अदम एतमाद हुआ, उसके बाद दो राय थी जमात के अंदर कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। ये राय हावी हुई कि हुकूमत बने, हुकूमत बन गई है। मौका यहाँ कोई नहीं मिलता, ये अवाम का फैसला होता है। अवाम के हम नुमाइंदे हैं। जो मुल्क में हो रहा है, जो खराबी हैं जिनका आपने चंद का जिक्र आपने किया है, ये खराबी मौजूद हैं। ये आज की नहीं है, इस हुकूमत की वक्त की नहीं है, साल से चली आती है। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अब बात इंतहा को पहुँच गई है। अगर हम अपने मामलात की दुरुस्तगी नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। जहाँ पर आज जिस नहज पर मुल्क के हालात पहुँचे हैं, इसके अंदर सब जिम्मेदार हैं। सियासतदान भी हैं, जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। अब दुरुस्तगी भी सब मिलकर करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के मामलात आइन के दायरे से बाहर चल रहे हों, मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत हो, एक गैर आइनी मुदाखलत हो। आइन के दायरे के अंदर रहें, मुल्क का मामला चलेगा। आप बाहर जाएंगे, मुल्क के मामला ख़राब होंगे। और सबसे उसकी बड़ी निशानी मुल्क की मईशत होती है। और आज जिस नहज पर हमारी मईशत है, ये एक बड़ा खौफनाक मामला है और इसमें सबको मिलकर इन मामले को दुरुस्त करना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आज लोग सवाल करते हैं कि मुल्की हालात ऐसे क्यों हैं। आज मामलात जिस नहज पे हैं, इसमें सियासतदान और इदारे सब जिम्मेदार हैं। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमीयत उलमा इस्लाम ने NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अम्मार अहमद खान लगारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा आसिम, हमारी नुमाइंदा। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अम्मार अहमद खान लगारी की हिमायत का ऐलान किया है। सिद्रा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्रा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसा कि आपने अभी बताया है कि ज़िमनी इलेक्शन NA 193 जो है जमात इस्लाम फ़े, जमात इस्लाम पाकिस्तान का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अम्मार अहमद खान लगारी की हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बाकी यूनियंस भी हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून जो है उसको ज्वाइन कर लिया है और उनकी जो है बाकायदा हमायत का ऐलान कर दिया। अगर हम बात करें यूनियन काउंसिल मोहम्मदपुर में भी तहरीक इंसाफ जो है उसके ग्रुप को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और यूनियन काउंसिल राक अजमत वाला के मोहम्मद अफजल खान, अब्दुल हमीद और इसके अलावा बहुत बड़ी एक जमात है जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ हैं हाजी मीर हजार खान, उन्होंने भी जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यूनियन काउंसिल के जो गुलाम अली बाड़ा साबिक चेयरमैन जाम सब्स अली ने भी जो है तहरीक इंसाफ जो है छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अम्मार लगारी की हमायत का ऐलान किया गया है। ये तमाम जो हम खबरें बता रहे हैं, ये जो जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और हमायत का ऐलान किया है, ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है। जी बिल्कुल ऐसा ही। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमीयत उलमा पाकिस्तान ने NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आसिम, आप हमारे साथ मौजूद थीं। PTV ताज़ा तरीन से अब तक के लिए इतना ही। और अब आगे भारत इस डीलिमिटेशन की आड़ में क्या करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है जनाब सैयद मंजूर अहमद शाह साहब को। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं जनाब,
اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے بڑی نامور شخصیت نے، اس موضوع پہ بڑی دسترس رکھتی ہیں، عبداللہ حمید گل صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر بہت بہت شکریہ. اور ہم رپورٹ بھی یہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر پورا ایک احوال بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ لیتھیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام مادی وسائل کا معاملہ ہے. رپورٹ پہلے دیکھ لیجئے گا. بھارت کی فسطائی ہندوتوا حکومت کے مذموم ارادے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے اور وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کے بعد اب فاشسٹ ہندوتوا حکومت کی نظریں مقبوضہ جموں کشمیر کے قدرتی وسائل پر گڑی ہوئی ہیں. ہندو انتہا پسند حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے قدرتی وسائل پر غیر قانونی قبضے کی کوششیں جاری ہیں، جس سے معصوم کشمیریوں میں سخت اضطراب پایا جا رہا ہے. مودی سرکار نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں لیتھیم ذخائر کی اہم دریافت کا اعلان کیا ہے. مقبوضہ وادی میں لیتھیم کے 5.9 ملین ٹن ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ لیتھیم الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے نایاب معدنیات ہے. ستم ظریفی ہے کہ پانی و دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر میں 7 دہائیوں کے بعد بھی بجلی کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا. قابض بھارتی فوج پولیس و دیگر اداروں کے ساتھ مل کر قدرتی وسائل کو لوٹ رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. دودھ گنگا ندی میں ریت اور قیمتی پتھروں کی غیر قانونی کان کنی جاری ہے. قابض بھارتی فوج غیر مقامی ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر 20 سے 25 میٹر تک کھدائی کر رہی ہے، جو نیشنل گرین ٹریبیونل کے ضابطے کی سنگین خلاف ورزی ہے. ایسے میں نہتے کشمیری دہائی دے رہے ہیں کہ عالمی برادری آخر کب اپنے سطحی مفادات سے اوپر اٹھ کر بھارت کی فسطائی ہندوتوا حکومت کے مذموم ارادوں کو لگام ڈالے گی. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج موجودہ بھارتی حکومت سمیت قابض بھارتی فوج کو بھگتنا پڑیں گے. جی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی. اب سید منظور احمد شاہ صاحب فرمائیے گا جناب، 5.9 ٹن لیتھیم کی دریافت ہوئی ہے. کشمیری اس پہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کشمیریوں کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ لیتھیم دریافت ہوئی ہے. کشمیری اس لیے اس بات پر خوش نہیں ہے کہ کشمیر میں جو بھی ریسورسز ہیں وہ ہندوستان لوٹ کے لے جاتا ہے. اس لیے کوئی اگر لوٹ جائے تو وہ اس پر کیسے خوش ہو. مثلا کشمیر میں کاپر نکلتا تھا. کلاروس ہماری کشمیر میں ایک جگہ ہے کپوارہ میں، اور وہ کلاروس کی جو کھان ہے اسے کشمیری میں ترامکھن کہتے ہیں. وہ آج بھی موجود ہے، مگر وہاں ایکسٹریکشن جب وہ کرتے رہے، لوٹتے رہے، پھر مقامی لوگوں نے وہاں جب شور شرابہ کیا، یہ کوئی 70s کی بات ہے، تو اس کو پھر بند کر دیا گیا. مگر اسی طرح وہاں مقبوضہ کشمیر میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں سری نگر کے نزدیک ایک جگہ ہے حبک. اس حبک میں جو نیوکلیئر لیبارٹری ہے انڈیا کی وہ وہاں قائم ہے، اور وہاں کشمیر میں آج تک کسی کو یہ بتایا نہیں گیا کہ ہمارے ہاں سے وہ نکلتا ہے یورینیم بھی، اور یورینیم بھی وہ لوٹ کر لے کے جاتے ہیں. اور سارے ریسورسز جنگلات کی فصلیں ہماری، اور ہمارے ہاں جو عمارتی پتھر نکلتا ہے بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہمارا وہ نکلتا ہے، گرینائٹ، اور اسی طرح ہمارا وہ جو اس کو کہتے ہیں آپ یہ ماربل، سنگ مرمر، یہ نکلتا ہے. اس کو بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں. کشمیر میں انہوں نے رکھا کیا ہے؟ کشمیر سے تو وہ بجلی بناتے ہیں اور پورے ہندوستان کو روشن کرتے ہیں، اور آج ہمارے کشمیر میں 30 سال سے اندھیرا ہے. تو وہ کشمیری اس بات پر اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ وہ ایوری تھنگ وٹ ایور از فاؤنڈ ان ٹرمز آف دی منرلز، ان ٹرمز آف دی نیچرل ریسورسز، انڈیا والے لوٹ کر لے جاتے ہیں. ویری الارمنگ تھنگ. جی عبداللہ حمید گل صاحب، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا، کیا انٹرنیشنلی ریگولیشنز کے مطابق، قوانین کے مطابق، کیا ہندوستان کو الاؤڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے کوئی بھی چیز اگر دریافت ہوتی ہے تو سب سے پہلے حق کس کا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا انڈیا یہ جو معدنی وسائل ہیں جن کی قیمت یقیناً بلینز آف ڈالرز کے اندر ہے، اس کو لے کر جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا پی ٹی وی کا. کم از کم آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے اوپر جو ہے آواز بلند کیے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 5.9 ملین ٹن جو لیتھیم برآمد ہوا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا میں 1 ٹن بھی جو ہے وہ اس کا برآمد نہیں تھا. تمام 100% جو ہے وہ انڈیا امپورٹ کر رہا تھا. لیتھیم ایک ایسی دھات ہے جس سے جو مستقبل ہے وہ جڑا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی الیکٹرانک کارز ہیں جن کی بیٹریز جو ہیں وہ لیتھیم آئن یا لیتھیم میٹل بیٹریز کہلاتی ہیں،
खास तौर पे जो सोलर सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं, जो आपके टेलीफोन की बैटरीज होती हैं, और इस तरह से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जितनी भी ये बैटरीज यूज होती हैं वो लिथियम आयन होती हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी जो बैटरीज यूज होती हैं वो लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं। ये एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के ऊपर निकला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो 220 ppm जो है दुनिया में उसको अच्छा तस्वर किया जाता है, जबकि इस टाइम पे जो कश्मीर में जो सलाल जगह है जहां ये जगह दरियाफ्त हुई है जी। उसके अंदर 500+ ppm जो है वो उसकी रेशियो है, यानी यानी कि ये वन ऑफ बेस्ट द क्वालिटी फाइनेस्ट निकली इन है। द वर्ल्ड है। जी, बेस्ट क्वालिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब जो आपने कवानीन के हवाले से जिक्र किया वो बड़े अहमियत के हामिल है। अब मसला यह है कि ये वही जगह है सलाल के आसपास, यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इन्होंने स्टेशन है वो भी बनाया हुआ है, जहाँ से ये बिजली पैदावार करते हैं, जिस तरह से अभी फरमा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिनाब दरिया के ऊपर है, यानी कि ये नाजायज है और सरासर ये गलत की बुनियाद के ऊपर है। अब इंटरनेशनल कवानीन जब से आर्टिकल 370 और 35A जो है उन्होंने खत्म किया है, तो उसके बाद से वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर से निकल गए हैं, लेकिन दुनिया जो है उनको हर किस्म की जो है वो ईज देना चाहती है, उनके लिए नरम गोशा रखती है, क्योंकि चीन के मुकाबले में उनको एक ताकत के तौर पर खड़ा करने की ख्वाहिश है अमेरिका और उसके हवारियों की। नतीजा ये निकल रहा है कि इंसानी हकूक की वहाँ जिस बुरी तरीके से पामाली हो रही है, टाडा पोटा और स्पेशल फोर्सेस एक्ट और दीगर काले कवानीन जिनको कहा जाए कि बिल्कुल इंसानियत सोज हैं, उनकी जो है वो धज्जियां वहां उड़ा दी गई। यूनाइटेड नेशन का वहां कोई वजूद नहीं है, यूनाइटेड नेशन के ना ऑब्जर्वर ऑफिस मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो तमाम वो जो यूएन की करारदादें हैं उनके ऊपर अमल पैरा है। यहाँ हमने एक उनको आज़ाद असेंबली दी है, उनके सदर है, उनके वजीर आजम है, उनके अपना कानून है, उनका अपना झंडा है, उनका अपना तराना है। तो ये एक खुद मुख्तारी जो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत के तौर पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अब देखना इस बात को है कि ये जो कवानीन है, जो कि पहले बात है कि बुनियादी इंसानी हकूक अब्दुल्ला के साहब, कवानीन आपने हैं, क्योंकि एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है तो थोड़ा यहाँ ये भी बता दीजिएगा कि आज़ाद कश्मीर भी मादनियात से माला माल है। क्या कभी पाकिस्तान या किसी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी ने कोई कभी अटेम्प्ट किया हो कि वहाँ से मादनी ज़खायर लेके गए हों या उसकी रॉयल्टी ना दी हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है जी। पहली बात यह है कि आप बाकी तो सारी चीजें छोड़ें, पाकिस्तानी तो वहां जाके खरीद नहीं सकता, अपनी जायदाद नहीं खरीद सकता, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर हो, यहाँ हम उनके तमाम कवानीन जो कि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक और इंसानी हकूक के हवाले से दर्ज हैं, हम उनके ऊपर अमल पैरा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत अहमियत की जो बात है वो ये है कि एक बुनियादी भारतीय कानून भी मौजूड है, और भारतीय कानून ये कहता है कि जहां से कोई चीज बरामद हो वहां उन लोगों का हिस्सा होता है, और उन लोगों का हिस्सा जो है वो डिप्राइव उनको नहीं किया जा सकता। ये उनके बेसिक राइट की वायलेशन है। आपने जिस तरीके से शुरू में अपने बयानिए में कहा, उनकी आजादी, उनका सांस लेने के ऊपर पाबंदी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे करने के बावजूद क्या वो कश्मीरियों की उस ख्वाहिश को जो आज़ादी की है, जो इलाके पाकिस्तान की है, उसको दबा पाए हैं? नतीजा 0/0 निकल रहा है, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। अब दूसरी तरफ हम चले जाते हैं, ये जो आपकी 7 स्टेट्स हैं जिनको नेक्सलाइट एरिया कहा जाता है, या जिनको जो है वो आप रेड कॉरिडोर के नाम से दुनिया पहचानती है। भारत के अंदर ये रेड कॉरिडोर के अंदर बहुत मेटल रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके लिए कोरियन इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, लेकिन वो मेटल रिसोर्सेज आज तक वहां से नहीं निकाल सके, क्योंकि वहां एक आजादी की मूवमेंट चल रही है। भारत में वैसे भी इस टाइम पे जो रिकग्नाइज्ड आजादी की मूवमेंट्स हैं वो 33 के करीब हैं, और जो छोटी बड़ी हैं वो 100 के करीब हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो सामने रखते हुए भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीर को उनके बुनियादी हकूक से और उनके हकूक पर और उनके जो कुदरती वसाइल हैं उन पे डाका जनी करने की इजाजत ना दुनिया को देनी चाहिए, और ना कश्मीरी देंगे, और ना ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है। अपनी कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त फाश होगी। ठीक है जी, आपने बहुत इस तरीके से इसको समेटा है। जनाब मंजूर शाह साहब, ये फरमाइएगा फिर आप कश्मीरी किधर जाएं? कश्मीरी क्या अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या उनको कभी इंसाफ मिल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये इंडियन फाशिस्ट हुकूमत को सो कॉल्ड कह सकती है
کہ جی آپ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ پہلا حق انہی کا ہے، انہی کو دیں؟ کیا ایسا کبھی ہوگا؟ بدقسمتی سے انڈین سپریم کورٹ نے آج تک جو ہے وہ کشمیریوں کے متعلق کسی بھی کیس کا کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا، سوائے ایک کہ وہ ہمارے ایک پنڈت سمپت پرکاش صاحب تھے، انہوں نے جو آرٹیکل 370 کے تحت اس کے حق میں، یعنی اس کو ایبروگیٹ نہ کیا جائے 75 کے بعد، تو اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ان امینڈیبل ہے اور اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی انہوں نے وائلیٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے سب کچھ وہاں تہس نہس کر دیا، یعنی سپریم کورٹ نے کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ تو یہ جو اس وقت چیف جسٹس چندراچود صاحب ہیں، ان کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ کشمیر میں مزید اپنے جو ہے نا وہ پنجے گاڑے، ظلم کرے، اور اس نے ہماری جو انہوں نے کیا ہمیں حق دینا ہے، انہوں نے تو ہماری پیٹیشن ہی وہ کر دی ہے، ختم کر دی ہے، اب ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی کشمیریوں کو ہندوستان کے سپریم کورٹ پہ کبھی بھی کوئی اعتماد نہیں رہا ہے۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہے ہم نے مقبول بٹ صاحب کی برسی منائی، ان کی برسی منائی، افضل گرو صاحب کی، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ اور ابھی افسوسناک بات یہ ہے، افسوسناک خبر یہ ہے کہ انہوں نے 5 ہندتوا انٹاکسیکیٹڈ ججز کو ابھی اوتھ دلوایا ہے، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو اور مودی کی گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ بھئی آپ وہ کیجئے جو ہم چاہتے ہیں، ایسا نہ کیجئے۔ یعنی انہوں نے بھی اس کو ریفیوز کیا ہے ان 5 ججوں کو، مگر وہ اس کو ہندوتوائز کر رہے ہیں، اپنی کورٹس کو ہندوتوائز کر رہے ہیں، اپنی عدالتوں کو، اپنی ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو۔ وہ ایوری تھنگ ہیز بین ہندوتوائزڈ اگینسٹ مسلمز اینڈ پرٹیکولرلی اگینسٹ دی مسلمز آف دی کشمیر۔ اب پروگرام کے ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ڈی لمیٹیشن کے اس کیس کے حوالے سے جو 2 کشمیری جو ہیں وہ لے کر گئے، اور وہ بھارت کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت میں لے کر گئے۔ ان کے لے کے جانے کا یہ مقصد شاید نہیں تھا کہ کیس پہ کوئی فیصلہ انصاف کی بنا پر ہو، بلکہ شاید انڈیا کو ایکسپوز کرنا بھی تھا۔ تو اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ مودی سرکار کے توسیع پسندانہ عزائم رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ 5 اگست 2019 کو غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب بی جے پی وہاں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے تمام غیر قانونی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ 44 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حلقہ بندیاں تبدیل کی جا رہی ہیں تاکہ وہاں ہندو وزیر اعلیٰ کشمیریوں پر مسلط کیا جا سکے۔ ستم ظریفی یہ کہ بھارتی عدلیہ سمیت دیگر ادارے بھی اس سازش میں برابر کے حصے دار ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیوں پر مسلمانوں اور بھارتی اپوزیشن کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ درخواست گزار حاجی عبدالغنی خان اور محمد ایوب مٹو نے موقف اختیار کیا کہ 2026 سے پہلے ملک میں کہیں بھی حلقہ بندی پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود کمیشن نے نہ صرف حلقہ بندیاں کیں بلکہ بدنیتی اور غیر منصفانہ طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ یاد رہے کہ اگست 2019 میں مودی سرکار نے کالے قوانین کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کیا، اور پھر جموں کشمیر میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے کمیشن بنایا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست گزاروں نے اس عمل کو سراسر غیر آئینی قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے باوجود ملک بھر میں حلقہ بندیاں 1971 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے کی گئی تھی، جس کے تحت 2026 تک ان حلقہ بندیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مگر ہمیشہ کی طرح بھارتی سپریم کورٹ نے ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دیا اور حلقہ بندیوں کے خلاف مسلمانوں اور اپوزیشن کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اب یہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے علم برداروں کا فرض ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو لگام ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے۔ جناب عبداللہ حمید گل صاحب، یہ فرمائیے گا سر کہ ڈی لمیٹیشن کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور جو ڈیموگرافک چینجز جو ان کے شاید مینیفیسٹو میں بھی ہے بی جے پی کے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگلا جو سی ایم ہے، سو کالڈ جو کٹ پتلی سی ایم ہے، وہ ہندو آئے گا، تو کیا یہ جو عدالت کا فیصلہ اس کے اوپر درخواست کا مسترد کیا جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یا اس کو ہم آئسولیشن میں دیکھیں؟
जी देखें, बात यह है कि उनकी अदालत एक ज़माना था जब उनकी अदालत को कम से कम एक इज़्ज़त हासिल थी, मुकाम हासिल था, लेकिन अब वो कैंगरू कोर्ट से भी ज़्यादा बदतर हालत उनकी हो चुकी है। अफजल गुरु के केस की अभी क्योंकि ये बात हुई, तो अफजल गुरु साहब को जब फांसी चढ़ाई गई तो उसके अंदर भारत का जो मकरू चेहरा था अदलिया का, वो खुल के सामने इस तरह से आया कि उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के मुतल्लिक, जो अंग्रेजी में था वो मैं बोल देता हूँ, कि नो इनफ एविडेंस फाउंड अगेंस्ट अफजल गुरु, but to satisfy the inner conscience of the Indian people, we are giving him a death penalty. अफजल गुरु के मुतल्लिक कोई वाज़ेह सबूत हासिल नहीं हुए, लेकिन भारतीय कौम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम उसको जो है वो मौत की सजा दे रहे हैं। इससे आप देख लें, अब ये जो 5 जजेस की बात की गई, ये वो 5 जज थे जिसको बाबरी मस्जिद का एक इंतहाई मकरूह फैसला जो है जिन्होंने सुनाया, उनमें से 3 जजेस जो हैं उनको बकायदा सरकारी बेहतरीन ओहदों के ऊपर, जिसको सियासी रिश्वत कहा जाए, वो उसके तौर पर उनको जो है वो लगा दिया गया, जिसके अंदर खुद भारत के अंदर एक जबरदस्त किस्म की जो है वो डिबेट खड़ी हो गई। अब ये जो बुनियादी इसका मकसद है वो ये है कि जो कश्मीर के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आपने बकायदा मोहर लगाई हुई है और उसके अंदर आप उसके सिग्नेटरी हैं, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे कश्मीर को आप इस तरीके से अपने अंदर दम नहीं कर सकते, वहां अपना मकरू तिरंगा नहीं लहराया जा सकता, वहां के डेमोग्राफी चेंजेस नहीं किए जा सकते, जबकि आपने 30 लाख लोगों को वहां बसाने का मंसूबा बनाया है। उसी तरीके से ये सारी स्टोरी तब शुरू होती है जब नरेंद्र मोदी का दौरा इस्राइल होता है और इस्राइल के ऊपर वो जिस तरह से गजा के अंदर उन्होंने अपने बस्तियां बसाना शुरू कर दी, इसी तरीके से इन बुनियाद के ऊपर भारत ने जो है वो अपने जो मजमूम मकासद थे उनको कश्मीर के अंदर जो है वो नाफिजुल अमल करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर अदालत जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है बीजेपी की जो फाशिस्ट हुकूमत है, बीजेपी की जो दहशतगर्द हुकूमत। मैं तो ये कहूंगा, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज जो है वो कहा, सैफरन उसका, तो अब ये सैफरोनाइजेशन जो है, जिसको सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, हमने आपने नहीं कहा बल्कि किसी और ने नहीं, CIA अमेरिका ने जो उनको ये खिताब दिया हुआ है कि वो एक जाफरानी दहशतगर्द हैं। बीजेपी के जो मकरूह तरीन लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के भी मुजरिम हैं। उन्होंने ढाका के अंदर खड़े होकर कहा कि मैंने RSS के नुमाइंदे के तौर पर बकायदा मुक्ति भानी का हिस्सा बना और पाकिस्तान को 2 लाख करने के अंदर अपना किरदार अदा किया। इसके ऊपर उनको बकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर घसीटना चाहिए। साथ ही साथ जो है बुचर ऑफ गुजरात का लकब हमने नहीं दिया था, ये उनको मगरिब ने दिया था। उनके ऊपर टाइम मैगजीन और दीगर ने जो है उनके ऊपर बकायदा ये अलकाब उनको नवाजे थे। अब मसला यहाँ ये है कि अदालत जो है अगर हुकूमत की ख्वाहिश और ईमा के मुतालिक चलेगी तो यकीनन अवाम नास के अंदर एक मायूसी की कैफियत पैदा होगी और उसके नतीजे के अंदर एक उबाल मजीद उसके अंदर बढ़ेगा। जब से हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने कमांड संभाली है और उन्होंने भारत को एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि अगर आप कुछ काम करेंगे तो फिर हम आपको घुस के मार सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि उसके ऊपर भारत जो है वो एक अजीब कैफियत के अंदर पैदा हो गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी फौज जो है वो इंतहाई अनट्रेंड है। उनके पास जो रशियन इक्विपमेंट्स है, अमेरिकन इक्विपमेंट पे जो जा रहे हैं, अभी उसकी वो ट्रेनिंग हासिल नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान के हवाले से आए दिन कोई नित नए जो शोशे हैं वो छोड़ते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं।